हेलो एवरीवन। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के जो हमारा थर्ड पेपर है समावेशी शिक्षा वाला इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका एक जो टॉपिक है शिक्षा में निर्देशन, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। और ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद आपका जो आपको कहीं भी ये निर्देशन का टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो है प्रस्तावना, दूसरा निर्देशन का अर्थ, निर्देशन की परिभाषाएं, उसके बाद निर्देशन का उद्देश्य, उसके बाद निर्देशन के प्रकार, निर्देशन की विधि एवं सोपान, और जो सेवेंथ हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसमें वो है निर्देशन की आवश्यकता वाले क्षेत्र, और एट्थ है हमारा विशिष्ट बालकों का निर्देशन। ठीक है, अभी तो हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त क्षमताओं के अनुसार कर सके। शिक्षा का उद्देश्य सभी बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक अपवंचित बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। यानी कि अब हर एक बालक अलग अलग तरीके का होता है, चाहे वो सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक। अब विशिष्ट बालक भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो प्रत्येक बालक को ये अधिकार होता है, ये राइट होता है कि वो जिस तरीके की उसकी बुद्धि है, जिस तरीके की उसके अंदर क्षमताएं हैं, उसके अनुसार वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। इसीलिए बालक के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है या अपवंचित बालक है, उनको निर्देशन इसलिए दिया जाता है ताकि वो जो समाज की जो मुख्य धारा है जो शिक्षा की जो मुख्य धारा है वो उसमें जुड़ जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है निर्देशन का अर्थ। तो इसमें क्या है, निर्देशन का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं को समझते हुए उनका उपयोग अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने में कर सके। यानी कि निर्देशन का अर्थ ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को हम इस प्रकार की सहायता देते हैं जो जिससे कि उस व्यक्ति में जो उसकी क्षमताएं हैं व्यक्ति में, या जिस प्रकार की भी उसके अंदर बुद्धि है, उसका वो उपयोग उसके सामने उसके जीवन में जो उसकी समस्याएं हैं उनको वो उन समस्याओं का हल वो स्वयं निकाल सके। यानी कि निर्देशन जो देता है वो केवल गाइड करता है, लेकिन जो समस्याओं का जो हल है वो व्यक्ति स्वयं निकालता है। ठीक है, और वो भी कैसे, जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, जो उसकी बुद्धि है, अपनी बुद्धि से निर्देशन प्राप्त करने के बाद। उसके बाद हमारा आता है जो इसी में अर्थ में है कि इस प्रकार के निर्देशन में दो व्यक्ति होते हैं, एक वह जिसको निर्देशन प्रदान किया जाता है तथा दूसरा वह जो निर्देशित करता है। यानी कि निर्देशन में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जिसको निर्देशन हम दे रहे हैं, एक वह व्यक्ति जो निर्देशन दे रहा है। ठीक है, अब हमारी आती है निर्देशन की परिभाषा। स्किनर के अनुसार निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो जब हम उसको निर्देशन देते हैं तो उसकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो स्वयं के साथ समायोजन की समस्या हो या दूसरे किसी व्यक्ति के साथ समायोजन की समस्या हो, या उसके सामने इस प्रकार की परिस्थितियां हैं जिसके लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता है, तो निर्देशन के बाद वो उन परिस्थितियों से खुद समायोजित कर सके। तो इसीलिए हम निर्देशन व्यक्ति को देते हैं। तो ऐसा किसका कहना है, ऐसा कहना है हमारा स्किनर का। तो गाइडेंस, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में आप जब थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। और गाइडेंस इज़ ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यंग पर्सन्स लर्न्स टू एडजस्ट टू सेल्फ, टू अदर्स एंड टू सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है निर्देशन का उद्देश्य। इसमें क्या है कि शिक्षा आयोग ने निर्देशन के उद्देश्यों का संबंध सामंजस्य और विकास दोनों से बताया, और निर्देशन छात्र को शिक्षा संस्था और परिवार की परिस्थितियों से यथासंभव सर्वोत्तम सामंजस्य करने में सहायता
देता है। यानी कि जो शिक्षा आयोग है हमारा, तो उसने जो निर्देशन के उद्देश्य बताए हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो निर्देशन का जो संबंध है वो समायोजन से भी है। यानी कि व्यक्ति खुद से या दूसरों के साथ परिस्थितियों के साथ किस प्रकार से समायोजन कर रहा है, और साथ ही साथ व्यक्ति का विकास से भी है। यानी कि व्यक्ति का खुद का विकास, यानी कि जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी है उसके अंदर विकास लाना, सामाजिक विकास बच्चे का, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। तो जो निर्देशन का संबंध इन दोनों से ही होता है। निर्देशन छात्र को शिक्षा संस्था और परिवार की परिस्थितियों से यथासंभव सर्वोत्तम सामंजस्य करने में सहायता देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बालक विद्यालय में या अपने परिवार के ही अंतर्गत अब कोई कोई सामंजस्य नहीं कर पाता है, या परिस्थितियों के साथ वो सामंजस्य नहीं कर पाता है। जैसे कोई बालक अंतर्मुखी होता है तो वो अपनी बातें बहुत तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, तो इसीलिए उसको समायोजन में दिक्कत होती है। तो जो निर्देशन जो है वो हर प्रकार के बालक को, उस बालक को किसी भी प्रकार की समस्याएं हो समायोजन में, विकास में, उसमें वो मदद करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, अब ये हमारे निर्देशन के प्रकार। अब अलग अलग आप मनोविज्ञान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निर्देशन के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, और मुख्यतः निर्देशन के ये 5 प्रकार होते हैं। पहला है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, और फिफ्थ हमारा स्वास्थ्य निर्देशन। ठीक है। अब आगे हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा है वो है शैक्षिक निर्देशन, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस। तो जॉन्स के शब्दों में शैक्षिक निर्देशन जहाँ तक उसको निर्देशन के अन्य पहलुओं से अलग किया जा सकता है, विद्यार्थियों को स्कूलों, पाठ्यक्रमों, पाठ्य विषयों और विद्यालय के जीवन से संबंधित उनके चुनावों और समायोजन के लिए दी गई सहायता से संबंधित है। यानी कि जो बच्चे को हम शैक्षिक निर्देशन देते हैं उसको हम अन्य जो निर्देशन है बच्चे के लिए, यानी कि अन्य जो सामाजिक निर्देशन है या स्वास्थ्य निर्देशन है, व्यवसायिक निर्देशन है, व्यक्तिगत निर्देशन है, तो शैक्षिक निर्देशन को हम इन सब से कैसे अलग करते हैं। जो शैक्षिक निर्देशन होता है वो बालक के स्कूल से, उसके सिलेबस से, उसके पाठ्य विषयों से और विद्यालय में जो बालक का जो जीवन है उससे संबंधित चुनावों और समायोजन में दी गई सहायता से होता है। ठीक है। यानी कि शैक्षिक निर्देशन जो है वो बालक को उसके विद्यालय, उसकी पाठ्य पुस्तकें और उसके विद्यालय में जो उसका जिस प्रकार का वातावरण है विद्यालय में, उस वातावरण में समायोजन से संबंधित है। तो मुख्य रूप से शैक्षिक निर्देशन के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य क्या है कि योग्यता और क्षमता के अनुकूल पाठ्यक्रम का चुनाव। पहला तो है कि बच्चा किस प्रकार की है, बच्चे में एलिजिबिलिटी है, यानी कि बच्चा किस प्रकार की उसके अंदर क्षमताएं हैं, बच्चा किस प्रकार का पाठ्यक्रम अच्छे से पढ़ सकता है, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे साइंस का हो या कॉमर्स का हो, बच्चा किस प्रकार का पाठ्यक्रम किस अच्छे से पढ़ सकता है, वो बच्चे की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा है अध्ययन की विधि में सुधार। यानी कि कोई कोई बालक होते हैं जब वो स्टडी करते हैं तो उनका जो स्टडी करने का जो तरीका होता है वो ठीक नहीं होता है। यानी कि वो जो पढ़ रहे हैं या तो वो रट्टा मार रहे होते हैं या ऐसा कुछ भी काम कर रहे होते हैं जो कि ये पढ़ने की विधि ठीक नहीं है। तो बच्चा अच्छी तरीके से पाठ्यक्रम को समझे, अच्छे प्रकार से उसको पढ़े, मनन करे, ना कि उसको रट्टा मारे। तो इस प्रकार से अध्ययन की विधि में सुधार और योग्यता और क्षमता के अनुकूल पाठ्यक्रम के चुनाव में जो शैक्षिक निर्देशन होता है, ये इसके मुख्य रूप से ये कार्य होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है व्यावसायिक निर्देशन। इसमें क्या होता है कि व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति की विशेषताओं एवं व्यावसायिक अवसर से उसके संबंध को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक चुनाव और प्रगति से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में किसी व्यक्ति को दी गई सहायता है। यानी कि जो व्यवसायिक जो निर्देशन होता है वो व्यक्ति को इसीलिए दिया जाता है। अब देखो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग विशेषताएं होती हैं और उसके सामने, व्यक्ति के सामने किस प्रकार की कैरियर की अपॉर्चुनिटी है, किस प्रकार का करियर का उसके सामने अवसर है, और व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं उन दोनों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय का चुनाव करना
और उस व्यवसाय में व्यक्ति को प्रगति मिले, यानी कि वो सक्सेस मिले उसको, उसमें आने वाली समस्याएं जो हैं उनको सुलझाने में व्यवसायिक निर्देशन सहायता करता है। ठीक है। और उसका उद्देश्य व्यक्ति को व्यवसाय द्वारा अपना निजी विकास करने और संतोष प्राप्त करने में सहायता देकर राष्ट्र की जनशक्ति का पूर्ण और प्रभावशाली उपयोग होने में सहायता देना है। यानी कि अब इसका उद्देश्य क्या है व्यवसायिक निर्देशन का, कि पहले तो व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के अनुसार करियर चूज करवाए, उसके बाद करियर चूज करने के बाद ये भी देखे कि व्यक्ति को अपना निजी विकास करने में, चाहे वो पैसे से संबंधित हो या मानसिक विकास हो या संतोष उसको हो कि वो जो काम कर रहा है उसे उसको संतुष्टि हो, और उस प्रकार उसमें सहायता देकर जो राष्ट्र की जो जनशक्ति है उसमें पूर्ण और प्रभावशाली उपयोग भी उस व्यक्ति का हो, उसमें भी व्यवसायिक निर्देशन सहायता देता है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है कि व्यवसायिक निर्देशन प्रक्रिया के दो प्रमुख पहलू हैं। पहला क्या है, व्यक्ति का अध्ययन, और दूसरा है व्यवसाय जगत का अध्ययन। तो व्यक्ति के अध्ययन में के संबंध में व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि, मानसिक योग्यता, अभिरुचि और शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, स्वभाव और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं तथा आर्थिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी करना है, क्योंकि इनमें अंतर से व्यवसायिक निर्देशन में भी अंतर हो जाएगा। अब पहला जो पहलू है व्यवसायिक निर्देशन में वो है व्यक्ति का अध्ययन करना, और व्यक्ति के अध्ययन में वो किस किस चीज़ का अध्ययन होता है कि व्यक्ति ने किस प्रकार की एजुकेशन प्राप्त की है, व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि का है, उसके अंदर किस प्रकार की मानसिक योग्यताएं हैं, व्यक्ति को किस प्रकार के काम में रुचि है, यानी किस तरीके के काम करना वो पसंद करता है, व्यक्ति किस प्रकार की कदकाठी का है। ये भी अब जैसे कोई आर्मी में जाना चाहता है लेकिन उसकी कदकाठी इस प्रकार की नहीं है तो वो नहीं जा सकता। ठीक है। तो शारीरिक विकास भी व्यवसाय के चुनाव में अहम रोल देता है। स्वास्थ्य व्यक्ति का, स्वभाव किस प्रकार का है व्यक्ति का, तो ये सब और पर्सनालिटी संबंधी जितनी भी जो विशेषताएं हैं इनका अध्ययन करना और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की भी पर्याप्त जानकारी करना इसमें व्यवसायिक निर्देशन में आता है। ठीक है। तो दूसरा जो पहलू है वो है व्यवसाय जगत का अध्ययन। इसमें क्या है कि व्यवसाय जगत के अध्ययन में व्यवसायों के विषय में व्यापक ज्ञान करना उद्देश्य है। विभिन्न व्यवसायों में किस प्रकार की शिक्षा, प्रशिक्षण, बुद्धि, मानसिक योग्यताएं, रुचि, अभिरुचि अथवा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं आदि अपेक्षित हैं तथा उसमें कार्य करने की परिस्थितियां कैसी हैं इत्यादि। अन्य निर्देशनों के समान ही व्यवसायिक निर्देशन व्यक्तिक विधि अथवा सामूहिक विधि से दिया जा सकता है। यानी कि अब इसमें क्या है कि पहला तो जो व्यवसायिक निर्देशन में क्या होता है कि पहले तो व्यक्ति का अध्ययन किया, अब व्यवसाय जगत का अध्ययन करते हैं। अब व्यवसाय जगत में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, व्यवसाय जगत में व्यवसायों के विषय में व्यापक ज्ञान करना, यानी कि किस प्रकार की व्यवसाय, मतलब अब कोई पर्टिकुलर कोई करियर है और उसमें किस प्रकार की शिक्षा चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, किस प्रकार की बुद्धि का इंसान चाहिए, किस प्रकार की मानसिक योग्यताएं चाहिए, ये और रुचि किस प्रकार की चाहिए। तो ये सब भी इन सभी का ध्यान में रखना, यानी कि इनका ज्ञान करना वो व्यवसाय जगत के अध्ययन में आता है। ठीक है। और उसके बाद जो अन्य निर्देशनों के समान ही व्यवसायिक निर्देशन व्यक्तिक विधि अथवा सामूहिक विधि से दिया जा सकता है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, व्यक्तिक विधि और सामूहिक विधि दोनों। ठीक है। अभी आगे देखते हैं व्यक्तिगत निर्देशन। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यवसायिक निर्देशन से व्यक्ति व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। अभी हमने जो पढ़ा व्यवसायिक निर्देशन, उसमें वो किसके लिए होता है, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए। और हमने पढ़ा शैक्षिक निर्देशन, उससे क्या होता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से होता है। किंतु व्यक्तिगत निर्देशन से व्यक्ति मानव बनने की ओर अग्रसर होता है। व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को मानव बनाना है। व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्ति को सहायता दी जाती है ताकि वह अपने जीवन के आदर्शों का विकास कर सके। ये जीवन के आदर्श व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्ति को अपने जीवन को सुनियोजित करने के लिए सहायता दी जाती है। जीवन की स्पष्ट योजना आवश्यक है। अब यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन में हम व्यक्ति को
आदर्शों का, यानी कि व्यक्ति का जो नैतिक विकास है उस पर ध्यान देते हैं, ताकि उसके आदर्शों को हम ऊंचा उठाते हैं, ताकि अपना व्यक्ति जो अपना कार्य करना चाहता है जीवन में, उसके लिए वो मानसिक रूप से मजबूत बने, व्यक्ति के अंदर नैतिकता आए। क्रमबद्ध एवं सुनियोजित कार्यक्रम से जीवन के आदर्श शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, यानी व्यक्ति को नैतिकता सिखाना, अनुशासन सिखाना, ये सब हमारा व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आता है। इस निर्देशन में व्यक्ति को अपनी योग्यता का विकास करने में सहायता दी जाती है। उसे इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह अपने को समाज के अनुकूल बना सके तथा अपने आदर्शों को प्राप्त करने योग्य क्षमता का विकास कर सके। ठीक है। अब दूसरा है हमारा इसके बाद सामाजिक निर्देशन। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें छात्रों को सामाजिक संबंधों का निर्देशन दिया जाता है। इस निर्देशन में निम्नलिखित बातें होती हैं। तो पहला है हमारा छात्रों को सामाजिक समायोजन के संबंध में आवश्यक निर्देशन देना। यानी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो अपनी बातों को ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को। तो ऐसे बच्चों को सामाजिक निर्देशन दिया जाता है, ताकि वो अपने आसपास के वातावरण से अधिक अच्छी तरीके से समायोजित हो जाए। दूसरा पॉइंट है कि छात्रों को विभिन्न सामाजिक व्यवहारों के विषय में विभिन्न सूचनाएं प्रदान करना। अब जैसे कि अब आप किस जगह पर बैठे हैं, आप खाने की टेबल पर बैठे हैं तो टेबल मैनर्स हैं, या किसी मीटिंग में बैठे हैं तो मीटिंग में किस प्रकार से बात करते हैं, तो इस प्रकार के सामाजिक व्यवहारों के विषय में सूचनाएं सामाजिक निर्देशन देता है। उसके बाद है छात्रों को विद्यालय के सामाजिक जीवन का ज्ञान कराना। यानी कि छात्रों को जो उनका जो स्कूल है उसका जो वातावरण है स्कूल का, उसमें वो ठीक प्रकार से समायोजित हो जाए। क्योंकि अगर बच्चे स्कूल के वातावरण में अगर ठीक प्रकार से समायोजित नहीं होंगे तो वो जो उनकी जो अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो लर्निंग की जो उनकी जो प्रोसेस है, उसमें भी बाधा आएगी। इसीलिए ज़रूरी होता है कि बच्चे स्कूल के वातावरण में ठीक प्रकार से फिट हो जाएं। इसीलिए सामाजिक निर्देशन विद्यालय के सामाजिक जीवन का ज्ञान कराता है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है विद्यालयों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को संगठित करने में छात्रों की सहायता करना। यानी कि जो विद्यालय में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो या जन्मतिथियाँ मनाना जो हमारे महापुरुष होते हैं उनके, या पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं, तो इस प्रकार से उनमें भी बच्चों की सहायता करना ये सामाजिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है स्वास्थ्य निर्देशन। इसमें क्या होता है कि स्वास्थ्य निर्देशन का संबंध विशेष रूप से छात्र की निम्नलिखित स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित बातों से है। पहला है कि छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के संबंध में बताना, यानी कि बच्चों को बताना कि सही आदतें कैसी होती हैं, सही रहन सहन कैसा होता है, स्वच्छ रहना चाहिए, और जो सही जो स्वास्थ्य की जो आदतें हैं उनको अपनाना चाहिए। उसके बाद है छात्रों को उत्तम स्वास्थ्य आदतों के विषय में जानकारी देना। उसके बाद है स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ने के विषय में उचित निर्देशन देना। जैसे कि कई बच्चों को जंक फूड्स खाने की आदत होती है, उस प्रकार की आदतों को छोड़ने में बच्चों की मदद करना, टाइम पर सोना, टाइम पर जगना, तो इस प्रकार की जो आदतें होती हैं वो बच्चों को सिखाना। उसके बाद छात्रों को प्राथमिक उपचार के संबंध में जानकारी देना। अब प्राथमिक उपचार की कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे खेलते समय चोट लग गई या कोई बच्चा स्विमिंग कर रहा है तो स्विमिंग करते टाइम, सीखते टाइम अगर बच्चा अगर डूब गया किसी वजह से, तो उस समय उसको फर्स्ट एड की जो आवश्यक है, या कहीं पर आगजनी हो गई तो वहाँ पर किस प्रकार से प्राथमिक उपचार करना है, तो इसके बारे में भी जानकारी देना स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा आता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का विशिष्ट सूचनाएं प्रदान करना है। यानी कि अब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, अब कोई बालक ठीक प्रकार से सुन नहीं पाता, ठीक प्रकार से देख नहीं पाता, तो इस प्रकार के बालकों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना, उनकी सहायता देना भी स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा आता है
जो उसके बाद जो एक और पॉइंट है इसमें कि छात्रों को काम शिक्षा की स्तरानुकूल वांछित जानकारी प्रदान करना, यानी कि बच्चों को उनकी एज के हिसाब से काम शिक्षा के बारे में बताना। उसके बाद हमारा आता है जो पॉइंट हमारा वो निर्देशन की विधियाँ एवं सोपान, यानी कि मेथड्स एंड स्टेप ऑफ गाइडेंस। तो छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए दो विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। पहली ही तो है हमारी व्यक्ति निर्देशन विधि, दूसरी है सामूहिक निर्देशन विधि, यानी कि बच्चों को निर्देशन किस प्रकार से प्राप्त देना है, वो किस प्रकार की विधियाएँ होती हैं, उसमें ये दो प्रकार की विधियाएँ आती हैं, ठीक है। और इसमें सोपान भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली है हमारी व्यक्तिक निर्देशन विधि, यानी कि इंडिविजुअल गाइडेंस मेथड। तो इस विधि में एक समय में केवल एक छात्र को दिया जाता है, यानी निर्देशन दिया जाता है। महंगी होने के कारण इस विधि का प्रयोग कम किया जाता है। अब व्यक्तिगत निर्देशन विधि में माने कि इंडिविजुअल गाइडेंस में क्या होता है, केवल एक ही व्यक्ति को एक समय में गाइडेंस यानी कि निर्देशन दिया जाता है। अब एक एक प्रकार से इस प्रकार से हम गाइडेंस देंगे तो ये एक प्रकार से महंगी व्यवस्था हो जाती है, इसीलिए इसका प्रयोग हम कम करते हैं। विशेष आवश्यकता होने पर ही हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी है हमारी सामूहिक निर्देशन विधि, यानी कि ग्रुप गाइडेंस मेथड। तो इस विधि में एक समय में अनेक छात्रों को निर्देशन दिया जाता है। यह विधि व्यक्तिगत निर्देशन की विधि से निम्नतर है, पर क्योंकि इस विधि में धन और समय कम लगता है इसलिए अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सामूहिक निर्देशन विधि है वो व्यक्ति निर्देशन विधि जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब ये इसमें टाइम भी कम लगता है और धन भी कम लगता है, इसीलिए इसका यूज हम ज़्यादा करते हैं बजाय व्यक्तिगत निर्देशन विधि के, ठीक है। तो दोनों विधियों में लगभग एक से ही सोपानों या चरणों का अनुसरण किया जाता है। हम इनमें से मुख्य सोपानों का निम्नलिखित पंक्तियों में वर्णन कर रहे हैं। यानी अब ये दोनों जो विधियां हैं हमारी व्यक्तिगत निर्देशन विधि और सामूहिक निर्देशन विधि, तो इन दोनों विधियों में किस प्रकार के चरण यानी किस प्रकार से इनको लागू हम करते हैं इसको हम पढ़ेंगे। तो दोनों में ये सेम ही स्ट्रक्चर लागू होता है। पहला है हमारा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, कि निर्देशनकर्ता छात्रों से साक्षात्कार करके उनकी रुचियों, समस्याओं, आवश्यकताओं आदि की जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि पहला जो हमारा स्टेप है उसमें निर्देशनकर्ता क्या करता है कि वो बच्चों से उनका इंटरव्यू लेता है बच्चों का, और उनसे उनकी इंटरेस्ट पूछता है कि उन्हें किस प्रकार के कार्य करना पसंद है, उनकी समस्याएं क्या हैं और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप है प्रश्नावली, क्वेश्चनायर, यानी कि निर्देशनकर्ता छात्रों के बारे में जिन बातों को जानना चाहता है उनके संबंध में एक या अनेक प्रश्नावलियाँ तैयार करता है। छात्रों द्वारा दिए गए उन प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण करके निर्देशनकर्ता उनके विचारों और धारणाओं से अवगत होता है। यानी कि निर्देशनकर्ता जिस प्रकार का वो निर्देशन दे रहा है, यानी वो व्यक्ति का निर्देशन दे रहा है, सामाजिक निर्देशन दे रहा है या स्वास्थ्य के ऊपर निर्देशन, किसी भी प्रकार का अगर वो निर्देशन दे रहा है तो पहले तो वो एक प्रश्नावली तैयार करता है, प्रश्न तैयार करता है और वो बच्चों से प्रश्न पूछता है, और जो बच्चे जिस प्रकार का उत्तर देते हैं तो उन उत्तरों का विश्लेषण करके निर्देशनकर्ता बच्चों के विचारों और उनके कॉन्सेप्ट से अवगत होता है। तीसरा हमारा जो स्टेप इसमें आता है वो है संचित अभिलेखों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। तो विद्यालय में प्रत्येक बालक का एक संक्षिप्त अभिलेख होता है जिसमें उसकी रुचियों, आदतों, अभिवृत्तियों, विशिष्टताओं का अंकन होता है। निर्देशनकर्ता इन अभिलेखों का अध्ययन करके छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपनी राय कायम करते हैं। यानी कि स्कूल्स में बच्चों का रिकॉर्ड होता है, उसमें रुचियाँ हो, आदत हो, या किस प्रकार का वो बच्चा है, उसकी स्पेशलिटी किस में है, तो इन सब का वो रिपोर्ट कार्ड बनता है। तो इनका अध्ययन करना और उसके यानी कि इन अभिलेखों का अध्ययन करके जो निर्देशन करता है वो छात्रों की पर्सनालिटी के बारे में जानता है और अपनी राय उसमें कायम करता है। उसके बाद हमारा आता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, यानी फोर्थ जो हमारा स्टेप इसमें आता है, सोपान जो है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें क्या होता है कि निर्देशनकर्ता छात्रों की बुद्धि के स्तरों, विभिन्न रुचियों, मानसिक योग्यताओं और पाठ्य विषयों में उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए बुद्धि, रुचि और उपलब्धि का प्रयोग करता है।
यानी कि निर्देशनकर्ता क्या करता है कि बच्चों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण लेता है। इससे क्या होता है, उनके बच्चे की बुद्धि का पता लगता है कि बच्चे की बुद्धि किस स्तर की है, बच्चे को किन चीज़ों में इंटरेस्ट है और बच्चे की उपलब्धियाँ क्या हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अनुस्थापन वार्तालाप, ओरिएंटेशन टॉक्स। इसमें क्या होता है कि निर्देशनकर्ता छात्रों से वार्तालाप करता है। इस दौरान वह उनकी रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं, व्यावसायिक उद्देश्यों आदि के संबंध में तथ्यों का संकलन करता है। साथ ही वह उनको निर्देश का महत्व समझाकर अपने बारे में निर्देशन लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि निर्देशनकर्ता बच्चों से बातचीत करता है और बातचीत करते करते वो बच्चों से पूछता है, सवाल जवाब करता है, तो उनके बच्चों के इंटरेस्ट है, बच्चों की जो क्षमताएं हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, यानी कि और जो उनकी जो करियर विल है कि वो किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के वो तथ्यों का संकलन कर लेता है बातचीत के दौरान और वह उसमें निर्देश का उनको महत्व समझाता है कि और उन बच्चों को गाइडेंस लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके बाद हमारा आता है पारिवारिक दशाओं का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ होम कंडीशंस। तो निर्देशनकर्ता छात्रों की पारिवारिक दशाओं का अध्ययन करता है। इस अध्ययन द्वारा वह उनके परिवारों की आर्थिक और सामाजिक दशाओं, परिवारों में उनकी स्थिति और उनके प्रति उनके माता पिता के व्यवहार आदि से संबंधित तथ्यों का संग्रह करता है। यानी कि जो निर्देशन करता है वो बच्चों की पारिवारिक जो स्थिति है उसका विश्लेषण में क्या करता है कि उनकी परिवार किस वातावरण में बच्चा रह रहा है, किस सामाजिक वातावरण में बच्चा रह रहा है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। तो इन सब का अवलोकन वो पारिवारिक जो अवलोकन है उसमें करता है। फिर हम आता है पार्श्व चित्र, यानी कि प्रोफाइल्स। तो निर्देशनकर्ता विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए तथ्यों के आधार पर प्रत्येक छात्र का एक पार्श्व चित्र तैयार करता है। यानी कि इतने स्टेप हो गए यानी कि निर्देशनकर्ता सबसे पहले इंटरव्यू है और इंटरव्यू के साथ उसने बातचीत की बच्चों से, एक और प्रश्नावली तैयार की। तो ये इन सब स्टेप्स से होते 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 वो एक फिर प्रोफाइल बनाता है निर्देशनकर्ता बच्चों का, और ये चित्र ग्राफ पेपर पर उसकी रुचियों, योग्यताओं आदि का प्रदर्शन करता है। ठीक है, अब ये प्रोफाइल जो तैयार हो जाता है तो वो ग्राफ पेपर, जो बच्चे ग्राफ पेपर लेता है उस पर बच्चों की रुचियाँ, उसकी योग्यताओं को प्रदर्शन करता है। इसको देखकर निर्देशनकर्ता छात्र की निर्बलताओं, विशिष्ट योग्यताओं और व्यवसाय संबंधी क्षमताओं के बारे में सरलता से निष्कर्ष निकाल लेता है। इन निष्कर्षों के आधार पर वह छात्रों को शैक्षिक, व्यक्तिक और व्यवसायिक निर्देशन देता है। यानी कि इन सारे स्टेप्स को पूरा करने का जो फाइनली जो निर्देशन करता है वो प्रोफाइल बनाता है बच्चों की और उसके ग्राफ पेपर तैयार करता है। और ग्राफ पेपर में बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की एबिलिटीज़ और बच्चे की योग्यताएं, इन सबको प्रदर्शित करता है और उसके बाद बच्चों को उनके अनुसार गाइडेंस प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अनुगामी कार्यक्रम। तो निर्देशनकर्ता का कार्य निर्देशन देने के बाद समाप्त नहीं हो जाता, उस पर यह जानने का उत्तरदायित्व रहता है कि छात्र उसके निर्देशन का अनुसरण करके प्रगति कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो वह उनको नए सिरे से फिर निर्देशन देता है। यानी कि अब इतने सारे स्टेप्स हो गए, उसने प्रोफाइल भी बना ली, बच्चे को निर्देशन भी दे दिया, लेकिन उसका काम यहाँ ख़त्म नहीं हो गया। उसका काम ये भी है कि वो ये भी देखता है कि बच्चे को जो उसने गाइडेंस दी, जो निर्देशन दिया, बच्चा उसका अनुसरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो फिर से बच्चे को निर्देशन। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है निर्देशन की आवश्यकता एवं क्षेत्र। तो नीड्स एंड फील्ड ऑफ गाइडेंस। तो निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित 3 दृष्टिकोणों से प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि हमें निर्देशन की हमारी आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होती है। पहला तो है सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, दूसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और शैक्षिक दृष्टिकोण से। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा है वो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। तो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है औद्योगिकरण और नगरीकरण, दूसरा है हमारा संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन। ठीक है, दूसरा हमारा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, फिर है परिवर्तित सामाजिक मूल्य, उसके बाद है नैतिक तथा धार्मिक परिवर्तन, फिर है जनसंख्या वृद्धि और व्यक्तिगत संपर्क का भाव। ये सब हमारे सामाजिक और आर्थिक
दृष्टिकोण में आते हैं। तो इस प्रकार में क्या होता है, अब पहले अभी जो स्थिति है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा अभी उद्योग लग रहे हैं या नगरीकरण हो रहा है, तो उसमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। पहले बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं, अब एकल परिवार में ज़्यादातर बच्चे रहते हैं, तो उसके लिए भी बच्चों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है, उसके लिए भी बच्चों क्या सही है क्या गलत है उसको अभी बच्चों को बताना, इसमें भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। परिवर्तित सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक तथा धार्मिक परिवर्तन हो या जनसंख्या वृद्धि हो या व्यक्तिगत संपर्क का अभाव हो, इन सब में बच्चों को क्या कहते हैं कि निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारा जो क्षेत्र है निर्देशन का, सॉरी इसमें 2 पॉइंट और हैं सामाजिक आर्थिक में। एक है व्यवसायों की बहुलता और मनोनुकूल व्यवसाय का ना मिल पाना। ठीक है, अब व्यवसाय की बहुलता है तो बच्चा क्या है, कंफ्यूज रहता है कि वो किस प्रकार के व्यवसाय को चुने, तो इसमें भी बच्चे को निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरा है मनोनुकूल व्यवसाय का न मिल पाना, यानी बच्चा अब चाहता है क्रिकेट खेलना लेकिन नहीं, पेरेंट्स चाहते हो इंजीनियर बने, तो मनोनुकूल व्यवसाय का न मिल पाना, इसमें भी बच्चे को गाइडेंस की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारा आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। इसमें क्या क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता को समझना, समायोजन, संवेगात्मक समस्याएं, व्यक्तित्व का विकास और खाली समय का सदुपयोग। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो निर्देशन की आवश्यकता है उनमें है, पहला जो पॉइंट है व्यक्तिक विभिन्नता को समझना, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार का होता है तो उनको उसके हिसाब से निर्देशन दिया जाता है। समायोजन, अब व्यक्ति अलग अलग प्रकार का है, अब कोई जैसे कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, वो कम बोलता है, कम एक्सप्रेस कर पाता है, तो वो जल्दी जो नया जो माहौल उसको मिलता है उसमें वो जल्दी समायोजन नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से उसको निर्देशन देना, जो उसकी बच्चे की जो इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें उसको समायोजन देना, व्यक्तित्व को विकास में हो या खाली समय का सदुपयोग, ये सब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत निर्देशन में आते हैं। उसके बाद हमारा आता है शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। इसमें क्या क्या है, पाठ्यक्रम का चयन, अपव्यय एवं अवरोधन रोकने के लिए, बढ़ती छात्र संख्या, अनुशासनहीनता की समस्याएं और विद्यालय में समायोजन की समस्याएं, ये सब हमारा शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि बच्चा किस प्रकार के पाठ्यक्रम का चयन करे, बच्चा जो पढ़ रहा है उसमें अपव्यय ना हो या बच्चे में अवरोधन ना आए पढ़ाई में, बढ़ती छात्र संख्या है, अनुशासनहीनता है, विद्यालय में समायोजन है, तो ये सब शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा पॉइंट कि विशिष्ट बालकों का निर्देशन, यानी कि गाइडेंस ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। इसमें क्या है कि विशिष्ट बालकों के निर्देशन का अर्थ है ऐसे बालकों के लिए विशेष रूप से दिशा निर्देश किया जाए जिससे वे सामान्य व्यक्ति के समान समाज का एक अंग बन सके। यानी कि विशिष्ट बालक जो विभिन्न प्रकार के जो बालक होते हैं, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो या शारीरिक रूप से अक्षम बालक हो, तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनको निर्देशन देना, उनको इस प्रकार से निर्देशन देना कि जो सामान्य व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर समाज का अंग बन जाए। भारत में ही लगभग 5 करोड़ के करीब अक्षम बालक हैं। यानी कि एक स्टडी के अनुसार जो भारत में जो अक्षम बालकों की जो संख्या है वो कितनी है, 5 करोड़ है, जो किसी न किसी रूप में विकलांग हैं। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको समाज का हिस्सा न समझा जाए, इसीलिए ऐसे बालकों के लिए व्यापक निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बच्चे जो है वो किसी न किसी रूप में विकलांग है, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको अलग थलग कर दिया जाए, तो किस प्रकार से उनको समाज का अभिन्न अंग बनाया जाए, इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो अक्षम बालक नाना प्रकार के होते हैं, यानी कि कई प्रकार के होते हैं। तो निर्देशन प्रदान करने से पहले उनकी यह पहचान अनिवार्य है कि वह किस प्रकार के अक्षम हैं। इन बालकों की पहचान के समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला क्या है, यानी कि जो अक्षम बालक हैं उनको किस प्रकार से हमें गाइडेंस देनी है, उनके लिए किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना है। उनमें पहला है कि उन कार्यों को करवाना जिन्हें अक्षम बालक भी उतने ही प्रभावशाली ढंग से कर सकता है जितना कि कक्षा का सामान्य बालक। यानी अब इससे क्या होगा कि जब इस प्रकार के कार्य करवाए जाएंगे कि जो अक्षम बालक भी वैसे ही कर पा रहा है जैसे कि सामान्य बालक करवा रहा है, उससे जो अक्षम बालक है उसके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंट जागेगा, उसको अपने अंदर आत्मविश्वास आएगा। दूसरा पॉइंट है कि अक्षम बालक की कार्य में
सफलता पर प्रसन्नता प्रकट करना, यानी कि उनको हतोत्साहित ना करके उनको मोटिवेट करना और उसे स्वीकार करना। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि बालक से गति, सामाजिक कौशल तथा अन्य योग्यताओं से संबंधित कार्य करवाना, उनके वातावरण को नियंत्रित करना। वातावरण से नियंत्रण से मतलब है कि जो अच्छा बालक है उनके आसपास इस प्रकार का वातावरण ना हो कि नेगेटिव कमेंट्स ना उनको कोई पास करे या उनको कोई डीमोटिवेट ना करे। तो इस प्रकार से उनके वातावरण को भी नियंत्रित करना होता है। फिर है सहनशीलता, प्रसन्नता, रुचि आदि गुणों का परीक्षण करना। बालकों के अभिभावकों को विशेष निर्देशन देना जिससे वे अपने बच्चों की आवश्यकता को समझें, यानी कि निर्देशन केवल बालकों तक ही सीमित नहीं होता। विशिष्ट बालकों के संदर्भ में वो पेरेंट्स को भी निर्देशन दिया जाता है ताकि वो अपने बच्चे की आवश्यकताओं को समझें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपके लिए एक और प्रश्न लेकर आऊँगी हमारे 4th पेपर का, या फिर पहले इन्वायरमेंटल एजुकेशन का लेकर आऊँगी, उसके बाद योग शिक्षा का आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने को, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।